नमस्कार, खास खबर में आप सभी का स्वागत है। रिश्ते जो समाज की ऐसी पूंजी हैं जिनसे पूरी दुनिया बनती है। एक परिवार बनता है, फिर समाज बनता है और फिर पूरे देश का और पूरी दुनिया का निर्माण होता है और उनमें रिश्तों को सहेज कर रखना बहुत ज़रूरी है। पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रमों पर नज़र डालते हैं तो पति-पत्नी के रिश्तों में ऐसी खटास देखने को मिल रही है कि वो अब खूनी रिश्ते में तब्दील होती नज़र आ रही है। मुझे वापस उन घटनाओं का ज़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम उसकी वजह और उसका सॉल्यूशन तलाशने की कोशिश में आज खास खबर का ये कार्यक्रम कर रहे हैं। आखिर ऐसा होता क्यों है? क्यों इस कगार पर ये रिश्ते पहुँच जाते हैं कि या तो संबंध विच्छेदन हो जाता है या फिर एक दूसरे की जान लेने पर पति-पत्नी उतारू हो जाते हैं और इसका असर सिर्फ उन दोनों पर नहीं होता। उनके अगर बच्चे हैं तो उन बच्चों पर, उस परिवार पर, उनके माता-पिता पर, उनके रिश्तेदारों पर और साथ ही पूरे समाज पर इसका कितना बुरा असर होता है। क्या इसका समाधान हो सकता है? ना सिर्फ हम इसका एक काउंसलर के ज़रिए समाधान ढूँढने की कोशिश करेंगे कि उनका मनोवैज्ञानिक स्तर उस वक़्त क्या होता है, कैसे उनको एक मनोचिकित्सक या फिर ये कहें कि साइकोलॉजिस्ट एक उनके लिए बड़ा समस्या का निदान कर सकते हैं ताकि इस स्तर तक वो रिश्ते ना पहुँचे और साथ ही समाज शास्त्र क्या कहता है, समाज शास्त्री क्या कहते हैं, समाज इसमें क्या भूमिका निभा सकता है, इसको लेकर भी बात करेंगे। तो हमारे साथ विशेषज्ञों का एक पैनल जुड़ा हुआ है। सबसे पहले आप सभी से उनका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ ममता शेखावत जी हैं, प्रसिद्ध समाजशास्त्री हैं और साथ ही हमारे साथ डॉक्टर अनीता गौतम जी जुड़ेंगी, वरिष्ठ चिकित्सक हैं और इस तरह के जब मामले उनके पास आते हैं तो काउंसलिंग उनकी वो करती हैं। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले ममता मैम आपके पास इसलिए जाना ज़रूरी है क्योंकि आज का समाज और ये मैं बात करूं करीब 30-40 साल पहले तक का समाज, उसके समाज का जो शक्ल है उसमें भी बड़ा बदलाव आया है। जब इस तरह की कोई चीजें हुआ करती थी परिवारों में या फिर दो लोगों के बीच में, चाहे दोस्त हों, रिश्तेदार हों, कोई भी हो, परिवार उन्हें सुलझाने की कोशिश करता था, समाज उन्हें सुलझाने की कोशिश करता था। लेकिन आज वो जो एक अ, शक्ल हुआ करती थी समाज की, जो जिम्मेदारियां हुआ करती थी, जो कर्तव्य हुआ करते थे, वो थोड़े से बदल गए हैं। क्या ज़रूरत महसूस होती है समाजशास्त्री के तौर पर आप क्या बताना चाहेंगी समाज की भूमिका कि हम इन रिश्तों को सहेज कर रख पाएँ कि इस तरह के हालात ना आएँ? देखिए, जो आप ये जो मुद्दा है, ये बहुत ही सेंसिटिव इश्यू है और अनफॉर्च्युनेटली बहुत ज़्यादा अब इन दिनों में देखने को मिल रहा है। आई थिंक इसके बहुत सारे रीज़न हैं, जैसा कि आपने अभी स्वयं बोला है कि एक तो मनोविज्ञान है इसके पीछे, तो इसके अलावा भी एक सामाजिक रीज़न, बहुत सारे सोशल रीज़न्स भी इस चीज़ को के लिए ज़िम्मेदार हैं। अगर हम कंपेयर करते हैं आज की सिचुएशन को, मान लीजिए अपने पेरेंट्स को लेते हैं, तो देखिए वो आज से 50 या 60 साल पहले तक फैमिलीज यूज्ड टू बी वेरी यूनाइटेड, एक जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, तो एक दूसरे के साथ बड़ा बॉन्ड होता था। दूसरा है कि महिलाएं उस समय पर दे यूज्ड टू बी होम मेकर्स, घर पर रह के काम करती थी। तीसरा, जो आज समाज में बदलाव हो रहा है, मॉडर्नाइजेशन बोल लीजिए या अर्बनाइजेशन बोल लीजिए, एक जो आपाधापी और एक दौड़ भाग है समाज में, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। और एक बड़ा रीजन है
आज से 30-40 साल पहले तक मोस्टली जो मैरिजेस हैं वो अरेंज मैरिजेस हुआ करती थी। तो दो परिवार आपस में जुड़ते थे। तो जब दो परिवार जुड़ते थे तो एक अलग ही बॉन्ड हुआ करता था। और आज के समय में देखिए मैक्सिमम जो लोग हैं दे आर इनटू लव मैरिज। मैं इसको गलत नहीं बोल रही हूँ, ये एक अच्छा डिसीजन हो सकता है पर्सन टू पर्सन। लेकिन जब परिवार जॉइंट फैमिलीज होती थी तो आपस में एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता था। वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन, ये कॉन्सेप्ट हुआ करता था। तो अगर कोई छोटी मोटी घर में ऐसी चीज होती भी थी ना तो पूरा परिवार उसको एक साथ जुटकर और उसको संभालने की कोशिश करता था। दूसरा है, महिलाएं घर पर रहा करती थी। अब जब महिलाएं बाहर जाती हैं और एक जो बदलाव वो अपने आसपास महसूस करती है तो मुझे लगता है कि एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बोल लीजिए, आत्मनिर्भरता बोल लीजिए, वो भी एक ऐसी चीज है जिन्होंने उनका सोचने का नजरिया है उसको बदला है। और तीसरा, जैसे मैंने बोला कि जब लव मैरिजेस होती है तो इट्स बिटवीन टू इंडिविजुअल्स। तो परिवार करते हैं कोशिश, अगर वो बिखरने की कगार पर है तो उनको जोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी बिकॉज वो बहुत ही इंडिविजुअल डिसीजन है दो लोगों के बीच में, तो परिवार की जो इन्वॉल्वमेंट है वो थोड़ी लिमिटेड हो जाती है। पुराने टाइम में जब जॉइंट फैमिलीज होती थी तो पूरे दोनों लोगों के परिवार आपस में बैठकर बात को सुलझाते थे। और आज का जो एक स्ट्रेस लेवल मैं देखती हूँ, ये बहुत बड़ा रीजन है, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम लोगों को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रहा है, चाहे वो फैमिली बॉन्डिंग है या हेल्थ इश्यूज है। तो ये जो परिवार जो विच्छेद हो रहे हैं, इसमें सबसे बड़ा रीजन ये भी है आज का जो आधुनिकरण है, ये दौड़ भाग है, और आप कह लीजिए स्ट्रेस लेवल, लोगों की सहन करने की जो शक्ति है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। क्योंकि लाइफ में बहुत सारी जगह होती है, आप देखिए ट्रैफिक में हम लोग स्ट्रगल करते हैं, जो वर्क प्लेस है वहां पर आदमी दौड़ता है भागता है, कंपटीशन में है। तो बहुत सारी चीजें सोशली और साइकोलॉजिकली दो लोगों को इम्पैक्ट करती है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक इनडायरेक्टली पीपल आर लूजिंग दैट, जो एक सहन करने की जो शक्ति होती थी, एक धैर्यता होती थी, एक विवेक होता था, वो कहीं ना कहीं थोड़ा कमजोर पड़ता जा रहा है। तो बहुत सारे फैक्टर हैं जो इस चीज के लिए जिम्मेदार हैं। ममता जी, देखिए समाज वक्त के साथ बदल भी रहा है। 30-40 साल पहले जो समाज था वो 80-90 साल पहले नहीं हुआ करता था, लेकिन वक्त के साथ रिश्तों को कैसे सहेजना है, रिश्तों को कैसे निभाना है, समाज को कैसे बचा कर रखना है, तो समाज उसके साथ बदलता है। अब हम ये तो जैसा आपने बताया कि लव मैरिजेस भी हो रही हैं और अब एकल परिवार भी हो गए हैं। चलिए मैं आपके पास वापस लौटूंगा। हमारे साथ डॉक्टर अनीता गौतम जी। अनीता जी, अगर आप मोबाइल को रोटेट कर पाएं तो आपका पूरा वीडियो भी आ जाएगा। जी, रोटेशन ऑन कर लीजिएगा इसका। जी, तो जो हालात है, मैं आपके पास वापस लौटूंगा क्योंकि अनीता जी हमारे साथ जुड़ चुकी है, तो एक जो जरूरी सवाल था उनसे मुझे पूछना था। मीनवाइल जब तक ममता जी ने जो कहा, अभी रोटेशन ऑन नहीं हुआ आपका अनीता जी, अब इसका रोटेशन ऑन करें आप ताकि वीडियो सीधा आ जाए। तो ममता जी से हमारी बात हो रही थी। ममता जी का ये कहना था कि कई इसके कारण हैं, बदलता वक्त तो है ही, आपाधापी भाग दौड़, आज का जो लाइफस्टाइल है एक बड़ा ये कारण है। और इन सबसे ऊपर जो मुझे नजर आता है वो है लोगों का जो एक सहन शक्ति, जो सहनशीलता है वो बहुत कम हो गई है। डॉक्टर गौतम हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। डॉक्टर साहब, देखिए पिछले कुछ घटनाक्रम सारी दुनिया को चौंकाने वाले रहे हैं। भारत के लिए तो इसलिए ज्यादा रहे हैं क्योंकि भारत में इस तरह लोगों रिश्तों को लेकर कम से कम इतनी खटास पहले कभी नहीं देखी गई। लड़ाई हो गई, एक दूसरे को हल्का फुल्का धक्का दे दिया, गुस्से में कुछ कह दिया, लेकिन क्रूर तरीके से बदला लेना, उसके साथ जो उसको जिंदगी भर साथ निभाने का वादा करता है, अच्छा वो में हालात भी ऐसे, आप साथ उसका दे रहे हैं जो बिल्कुल कंगाल है, वनस्पति इसके जो आपको जिंदगी भर पलकों पर बिठा कर रख सकता है, साधन संपन्न है, लाखों की सैलरी का पैकेज है, आपके लिए 2-2 3-3 बंगले रख के रखता है। आपको क्या कारण समझ में आता है कि अब इसके लिए पैसे को तो हम बहुत कारण नहीं मान सकते क्योंकि उसने पैसे को तो तवज्जो नहीं दी, एक ऐसे व्यक्ति को तवज्जो दी जो नशा करता है, जिसके पास खुद का रहने का घर नहीं है, जिसका लाइफस्टाइल कुछ नहीं है। आपको क्या कारण समझ में आता है ताकि हम इसके निदान की तरफ थोड़ा सा बढ़ सकें? देखिए, बिल्कुल जैसे कि अभी ये घटना हुई है कि उसने जो उसकी वेल सेटल्ड लाइफ जिसको हम कहते हैं ना, कि उसके पास एक अच्छा प्यार करने वाला हस्बैंड भी है, पैसा भी है, बच्ची भी है, वेल सेटल्ड है, ना इन लॉज की तरफ से कोई दिक्कत है, ना घर वालों की तरफ से कोई दिक्कत है। उसके बाद भी उसने ऐसा कदम क्यों उठाया? अगर व्यक्ति इन सब चीजों के होने के बाद भी कदम उठा रहा है तो एक हमें साइकोलॉजिकल एनालिसिस करना चाहिए कि वो व्यक्ति पर्टिकुलरली ऐसा कदम क्यों उठा रहा है। हो सकता है पहले भी कोई हिस्ट्री रही हो,
कि उसकी हस्बैंड से लड़ाई होती हो, घर वालों से लड़ाई होती हो, कोई मनमुटाव रहता हो, या फिर कुछ जैसे कि इसके अंदर केस के अंदर देखा है कि वो नशे की तरफ चली गई है, जो उनका लवर था उसके साथ वो नशा करती थी, नशे के लिए पैसों की जरूरत होती थी, इसलिए अपने हस्बैंड को भी तलाक नहीं दे पा रही थी, और पैसा वापस चाहिए था, इसलिए शायद वो घूमकर वापस भी उस जगह आए ताकि उसके बाद ही वो पकड़े गए। तो एक तो नशा बहुत बड़ा कारण इसके अंदर समझ में आ रहा है। दूसरा, व्यक्ति की मनोस्थिति, पर्सनैलिटी क्या है, वो एक बहुत बड़ा कारण हो जाता है इस पर्टिकुलर केस में। पर अगर हम ओवरऑल देखें, अगर हम बहुत सारे केसेस को देखें, तो अब ये थर्ड जो है पर्सन की एंट्री बहुत ही कॉमन होती जा रही है, जिसको हम बोलेंगे ना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। काफी केसेस पहले के मुकाबले बढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर क्या कारण है वो हमें सोचना पड़ेगा। बहुत बड़ा कारण तो अभी हमें समझ में आ रहा है कि जो फोन है, स्मार्टफोन, वो कहीं ना कहीं शुरुआत से ही हस्बैंड वाइफ के बीच में रहता है। जहां पर पहले हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से आप अपने बेडरूम में बात करते हैं, जब बात करते हैं तो उनकी बॉन्डिंग बढ़ती है, चाहे तो वो गुस्सा करे, चाहे एक दूसरे से बात करे, चाहे अपने मन की बात कहे। जब ये एक दूसरे से बात करते हैं तो बॉन्डिंग बढ़ती है तो साथ रहने का एक वो जो उनका कसम है वो भी पूरी करते हैं। पर स्मार्टफोन आ गया है, आप अपने अपने फोन के अंदर बिजी है, अपने अपनी वर्चुअल दुनिया में बिजी है। जो आपके साथ फिजिकली प्रेजेंट है, आप उससे क्या बात करना चाहते हैं, क्या आपके अच्छे मन की इच्छाएं हैं, क्या अच्छा आपका दिन निकला है, क्या बुरा दिन निकला, वो बात करने के बजाय आप वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर सिर्फ फेक फोटोज पोस्ट कर रहे हैं, फेक जो वर्ल्ड है उसको लाइक कर रहे हैं। क्योंकि जो भी पोस्ट करते हैं उसमें से कितना सच है कितना झूठ है ये तो सबको पता है। सिर्फ अच्छी अच्छी अपनी फोटो खिंचाने से लोग पोस्ट कर देते हैं, ऐसा नहीं होता कि लाइफ इतनी अच्छी होती है। पर आप लाइक भी वही कर रहे हो और आप अपने आप को कंपेयर भी कर रहे हैं कि अरे वो इस समय वहां घूमने गए हैं, इतने खुश हैं, पर हम नहीं घूमने जा रहे, या वो इतना सुंदर लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है, उसकी फोटोज पे इतने लाइक है, पर हम नहीं लग रहे। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं उनके हस्बैंड वाइफ के बीच में आ जाती है, मनमुटाव होता है, बॉन्डिंग नहीं होती है, तो धीरे धीरे एक दूसरे से दूर जाने लग जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण रहा है। दूसरा, जब साथ रहते हैं तो एक दूसरे को समझना, एक दूसरे की बातों को समझना बहुत जरूरी है। जहां पर पहले हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में कोई दिक्कत आती थी तो बड़े बीच में आते थे कि नहीं, परिवार को बांधे रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। पर आजकल कहीं ना कहीं हम के बजाय अहम ज्यादा आ गया कि मेरी खुशी क्या है, मैं किसमें खुश हूँ, मुझे पहले अपने उसको सर्वोपरि रखना है, परिवार बाद में आता है। तो जब ये अहम ज्यादा आ जाता है तो परिवार टूटने लग जाता है। तो ये कुछ छोटे छोटे कारण है जिसकी वजह से हस्बैंड वाइफ के बीच में दूरियां बढ़ रही हैं, रिश्तों के अंदर खटास आ रही है, लोग एक दूसरे से दूर जाते जा रहे हैं। जी, मैं लौटूंगा आपके पास। ममता जी, बड़ी जिम्मेदारी समाज में सबसे पहला जो मुझे लगता है घटक ये होता है, माता पिता होते हैं, उसके बाद यार दोस्त होते हैं। जैसा हमारे गांवों में तो एक परंपरा हुआ करती थी कि मान लीजिए घर में अगर किसी का कोई झगड़ा हुआ या मोहल्ले में किसी के बीच में कोई झगड़ा हुआ, तो उस झगड़े को या तो अपने स्तर पर निपटाने की कोशिश करने, वरना फिर पंचायत में जाते थे। वहां पर जो बड़े बुजुर्ग होते थे वो अपने अनुभव से उसे सुलझाने की कोशिश करते थे। लेकिन अब चूंकि एकल परिवार हो गए हैं तो इसलिए ये संभावनाएं तो कम हो गई हैं। ममता जी, क्या लगता है आपको, क्या उस दोस्त की जिम्मेदारी बैठती है जो उसके साथ रहता है, चाहे ऑफिस में काम करने वाले कोलीग्स की बात करें या फिर उसके इर्द गिर्द रहने वाले जितने भी पड़ोसी हैं, मैं पड़ोसियों की बात करता हूं, उनकी जिम्मेदारी कितनी बढ़ जाती है ऐसे मामलों में? अगर उनको लगता है, कई बार ये होता है कि लोग ये सोचते हैं कि मेरे पड़ोस में अगर कोई लड़ाई झगड़े की आवाज आ रही है, छोड़िए ना, मुझे क्या लेना देना, या फिर दोस्त कहते हैं कि अरे उसकी पर्सनल लाइफ है, मैं क्यों। लेकिन जिम्मेदारी क्या होता है कि हम इन चीजों को बड़े हल्के में ले जाते हैं और फिर बाद में पता चलता है कि अंदर ही अंदर एक ज्वालामुखी फट रहा था और बाद में वो जब फटा तो इस शक्ल में बाहर आया। फिर वो सोचता है काश मैंने इस बात को पहले उसको समझाने की कोशिश की होती। तो समाज में दोस्तों की, पड़ोसियों की क्या जिम्मेदारी बैठती है ममता जी? देखिए, इसमें सभी बहुत, जैसे कि आपने बोला कि माता पिता का बड़ा रोल होता है। देखिए, बच्चे वो सीखते हैं जो उन्होंने बचपन से देखा होता है, कहीं ना कहीं वो उनके मानसिक स्तर पर एक कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट छोड़ता है। अगर आपने बचपन में अपने पेरेंट्स को खुश देखा है, आपस में मेल जोल के साथ और सामंजस्य के साथ रहते हुए देखा है, तो कहीं ना कहीं आपके मन में भी वो विचार होता ही है। घर का माहौल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपकी पर्सनालिटी को शेप करने में। दूसरा, आपने बोला कि दोस्त, बिल्कुल, दोस्तों का रोल यही होता है कि आपको अच्छे और बुरे वक्त में वो आपके साथ रहे। तो सच्चा दोस्त तो वही है जो आपको सही और जो सही तरह की सलाह दे। अगर आप गलती कर रहे हैं, बुरा भी अगर लग रहा है तो मुझे तो लगता बुरा है कि भी दोस्त को तो बोलना चाहिए। उसको बिल्कुल, बुरा अगर लग रहा है तो दोस्त से तो बुरा सुन भी सकते हैं। हाँ हाँ, लेकिन उसको तो पता तो चले कि हालात दोस्त, क्या है, दूसरा किस बिल्कुल नजरिए से देख रहा है। तुम्हें क्या, बिल्कुल, आजकल हम ये जो लोग होता है, इट्स माय लाइफ, तुम्हें क्या, हाँ।
दूसरों को मेरे लाइफ में इंटरफेयर करने का क्या मतलब। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं ये भी चीज बहुत ज्यादा बढ़ रही है। लोग अपने उनके फ्रेंड्स उनको कहते भी हैं मेरे ख्याल से ममता जी, पर फिर भी उनको लगता है कि मेरा फ्रेंड मेरा दुश्मन है जो इस तरीके से बातें कर रहा है। कई बार हमने देखा है कि वो ऐसे फ्रेंड से दोस्ती तक तोड़ देते हैं। तो ये एक लोगों का जो अपना होता है ना कि मैं अपनी जिंदगी में खुश हूँ, दूसरे का किसी का इंटरफेरेंस मुझे नहीं चाहिए, वो कहीं जी ना कहीं बहुत ज्यादा समाज में बढ़ रहा है। जी ममता जी, आप अपनी बात देखिए, पूरी। हाँ जी हाँ, वो अगर दोस्त का रोल बहुत, क्योंकि वो एक क्लोज सर्कल में आता है, जो हमारा जो एक सामाजिक दायरा है उसमें परिवार सबसे पहले है। जो दूसरी लेयर है वो है हमारे फ्रेंड सर्कल की। तीसरी, जैसा कि आपने कहा कि हमारा आसपास का जो नेबरहुड है, तो देखिए दोस्त की जिम्मेदारी नेबरहुड से ज्यादा है। पड़ोस में तो ये होता है कि कई बार लोग कोशिश भी करते हैं कि चलो मैं समझाता हूँ या समझाती हूँ, लेकिन वो लेने के देने पड़ जाते हैं कई बार। तो लोग थोड़ा सा डरते भी हैं कि अच्छा ठीक है, अगर मैंने कोशिश भी की तो हो सकता है मैं फालतू में गलत, आई एम मिसअंडरस्टूड। तो एक वो भी रीजन होता है। फिर एक दूसरा होता है कि लोगों को पता नहीं होता भाई किस रीजन की वजह से आपसी उनका जो तनाव है वो रीजन क्या है। तो देखिए दोस्त की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है। परिवार जो कि आपका पूरी पर्सनालिटी शेप करता है, दोस्त वही है जो आपको सही समय पर सही सलाह दे। तो देखिए आप अपने आसपास का जो भी माहौल होता है वो बहुत बहुत मेजर रोल प्ले करता है। जैसा अनीता जी ने अभी बताया, ये जो फोन, जो रियल लाइफ है, जो हमारी रियल लाइफ को इम्पैक्ट कर रही है, इसको हमें बच्चों से, अभी से हमें बच्चों को तैयार करना है कि दिस इज नॉट द रियल लाइफ, ये सिर्फ रियल लाइफ है। तो ये कंपैरिजन करना, या एक जो आपस में कंपटीशन लगा हुआ है कि वो एक ऐड आता है ना कि मेरी साड़ी उसकी साड़ी मेरी सफेद साड़ी से कैसे। सफेद कैसे। तो जी तो वो भी कुछ है, एक कंपैरिजन है या एक कंपटीशन बोल लीजिए समाज में। पता नहीं सब छोटी छोटी खुशियों की बजाय पता नहीं कहाँ बड़ी बड़ी चीजों को ढूंढने चले हैं। तो देखिए सामाजिक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए परिवार है, दोस्त है, और हमारा आसपास का जो समाज है या जो नेबरहुड है, सभी का कहीं ना कहीं कोई रोल है। तो अपनी आवाज उठाए। अगर आप अपने साथ सामने आस पड़ोस में कहीं भी देखते हैं कि कुछ गलत है, तो एक एक स्टेप तो लीजिए। कल को आपको रिग्रेट ना करना पड़े कि काश मैंने ऐसा सुना था या ऐसा होते हुए देखा था, काश मैं उस समय कुछ कह देता या कह देती तो शायद आज ये ना होता। तो वो रिग्रेट वाली सिचुएशन आनी नहीं चाहिए। एक कोशिश तो करिए। बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए होता भी यही है, और मैं लोग। जोड़ना चाहती हूँ प्रभात जी जी कि नशा वाकई में हमारे समाज को बहुत खोखला कर रहा है, रिश्तों को हम्म। खोखला कर रहा है। कहीं हस्बैंड वाइफ और कहीं बच्चे और माँ बाप के अंदर उनके रिश्तों में खटास ला रहा है। अब इस पर्टिकुलर जो केस हुआ है इसके अंदर भी शायद उनकी फैमिली मेंबर्स को पता था कि जो है फीमेल उसको नशे की लत लग चुकी है। समय पर इलाज ना कराना, उसको नजरअंदाज करना, उसको अकेले छोड़ देना, ये कहीं ना कहीं एक बहुत मेरा बड़ी अगला सवाल, बिल्कुल मेरा अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ था जो मैं पूछना चाह रहा था। मैं इसमें एक और चीज ऐड करना चाहता हूँ। ये बात सही है, पड़ोसियों की जिम्मेदारी या दोस्तों की जिम्मेदारी। जब मान लीजिए पड़ोस में किसी को आवाज आ रही है जोर जोर से किसी के परिवार में से चिल्लाने की, लोग ये सोचते हैं कि मुझे क्या लेना देना, लेकिन कम से कम वो एक बात तो कह सकते हैं कि आपकी आवाज मुझे डिस्टर्ब कर रही है। ये एक हाँ। बहाना हो सकता है कि आपकी आवाज मुझे डिस्टर्ब कर रही है। तो आप यहां तो ये आपके दायरे में वो चीज है जिसमें आप उनको टोक सकते हैं। टोकने से क्या होता है, लोगों को लगता है कि अब लोगों तक को ये बात पता चलने लगी है, तो फिर उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। मैं उस सवाल की तरफ लौटता हूं डॉक्टर साहब। सिम्टम्स को पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए कई बार हमें पता होता है, अच्छा मुझे लगा तो था, अरे मुझे भी लग रहा था वो ऐसा ऐसा अकेला अकेला सा क्यों रहता है, बाद में सारी चर्चाएं होती हैं। लेकिन अगर लोगों को ये पता हो कि इसके सिम्टम्स क्या है, चाहे परिवार के लोग पहचाने, पड़ोसी पहचाने, या फिर हस्बैंड वाइफ खुद पहचाने कि आखिर ये हम उस सीमा को कब क्रॉस कर गए हैं उन बातों बातों में जो हमारे हमारे काबू से बाहर हो गई हैं, वो खुद भी पहचाने। तो ये सिम्टम्स का असेसमेंट या फिर सिम्टम्स को पहचानना, ये कौन से ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिनसे लगे कि अब चीजों को कंट्रोल करना, या फिर हमें किसी काउंसलर के पास जाना, या किसी से हमें बात करना, या किसी से सलाह लेना, वरिष्ठ से, बड़े से, परिवार से, रिश्तेदार से, जरूरी है? कैसे पहचाने इसको? देखिए सबसे पहले तो बात है कि जो व्यक्ति का नॉर्मल बिहेवियर है वही कहीं ना कहीं बदल जाता है। जैसे गुस्सा ज्यादा करना, बात बात पे चिड़चिड़ाना, या फिर जैसे उसकी एक छोटी बच्ची थी, शायद उस छोटी बच्चे का वो ध्यान नहीं रख पाती थी तो उसने अपने पेरेंट्स के पास छोड़ा था। क्योंकि जब व्यक्ति खुद का ध्यान नहीं रख पाता तो वो अपने से छोटे बच्चे जो होते हैं, जो उनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, उनका ध्यान नहीं रख पाते। तो ये बहुत ऑब्वियस सी बात हो जाती है कि बच्चे को टाइम पे खाना नहीं देना, उसको नहला धुला के नहीं रखना, साफ सफाई से नहीं रखना। घर के अंदर जब आप आते हैं तो एक माहौल आपको पता लग जाता है कि घर के अंदर व्यक्ति खुद का ध्यान नहीं रखता, साफ सफाई का या फिर घर का ध्यान नहीं रखता। हर चीज पे गुस्सा करना, हर चीज पे आपको
पैसे मांगना, स्पेशली जो नशे की लत के होते हैं, छोटी छोटी चीजों पे बहाना कर कर वो पैसों के लिए मांगते हैं कि मुझे आज ये चाहिए, ये सामान चाहिए। अगर अल्कोहल लेते तो स्मेल आती है। अगर खोए खोए से रहना, बार बार एक ही चीज के लिए बार बार कमरे में बंद हो जाना कि मुझे कोई देख नहीं ले मैं नशा कर रहा हूँ, या पर्टिकुलरली किसी फ्रेंड्स के साथ जाते हैं तो बार बार यही बोलना कि मैं उस फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करने जा रहा हूँ, मैं तो एंजॉय करने जा रहा हूँ, सिर्फ अपने फ्रेंड से बात करने जा रहा हूँ। पर जब इस तरीके से व्यवहार में बदलाव आता है, अधिक गुस्सा, अधिक चिड़चिड़ापन, ऊट-पटांग बातें करना, झूठ बोलना, घर का ध्यान नहीं रखना, अपना ध्यान नहीं रखना या अपने परिवार का ध्यान नहीं रखना, बार-बार पैसे मांगना, बार-बार उनके चेहरे से, हाव-भाव से समझ में आ जाता है कि कहीं न कहीं कोई गड़बड़ी है। पर अगर इसको हम समय रहते नहीं पहचानते, चाहे तो वो मानसिक कोई बीमारी है, चाहे नशे की लत है, चाहे कहीं न कहीं अगर आप दोनों के रिश्ते के अंदर ही दूरियाँ बढ़ रही है, अगर हम उनको समय रहते नहीं पहचानेंगे, तो चीज़ें आगे खराब ही होती है। कोई भी बीमारी है, कोई भी चीज़ है, उसको अगर हम टाइम रहते ठीक नहीं करेंगे, तो वो कभी भी अपने आप ठीक नहीं होती। अपने आप तो पत्ता भी, सूखा पत्ता भी नीचे नहीं गिरता है, वो गिरता तभी है जब हवा चलती है। तो जब तक हम कोई प्रयास नहीं करते, अपने आप कोई भी चीज़ ठीक नहीं होती है, हमें प्रयास करना पड़ता है। अगर हमारे समय रहते हम उस चीज़ को ठीक कर लेते हैं, तो हमारे रिश्ते भी बचते हैं, हमारा परिवार भी बचता है और व्यक्ति भी वापस समाज की जो मुख्य धारा है उसमें आ सकता है। पर अगर हम उस चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं, तो जी चीज़ें भयानक रूप ले लेती हैं। बिल्कुल। अब ममता जी, ये सिर्फ यूथ कपल्स की ही प्रॉब्लम नहीं है। आजकल देखें आप, ग्रे डिवोर्स ये टर्म नई डेवलप हुई है और इसमें ये कहा जाता है कि 50 प्लस, मतलब जिसने अपने करीब 20 से 25 साल शादी के गुजार चुके हैं, इतने दिनों में अच्छी केमिस्ट्री बन जाती है, इतने दिनों में अच्छी तरह से वो समझ जाते हैं एक दूसरे की पसंद नापसंद, एक दूसरे को किस तरह से संबल देना, फैमिली के बीच में उनके बॉन्डिंग के लिए उनके बच्चे उनके पास होते हैं जो उनको जोड़ कर रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद ग्रे डिवोर्स। अब जिन लोगों से हम उम्मीद करते हैं कि जो समझाएंगे यूथ को, वो खुद ही अगर डिवोर्स की तरफ जा रहे हैं, तो फिर आने वाली यूथ को लेकर हम सोच सकते हैं कि उनको समझाने वाला कौन होगा। क्या लगता है, ग्रे डिवोर्स का सामाजिक कारण आपको क्या नजर आता है, ममता जी? हाँ हाँ, ये जो टर्म है ये भी एक बड़ा ही ऑकवर्ड सा टर्म है। जिनके तरफ युवा पीढ़ी को एक देखना है, जिनको वो अपना रोल मॉडल मानते हैं, अगर वो खुद इसी रास्ते पे चलेंगे तो वो उनको क्या समझाएंगे। तो देखिए, ग्रे डिवोर्स के भी कई कारण है। पहला कारण अगेन आई थिंक ये जो बदलाव हो रहा है समाज में, आई थिंक वो कहीं ना कहीं, तो चाहे वो छोटा बच्चा हो या युवा हो या वृद्ध हो, सभी को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो करता ही है। तो उनके कोई पारिवारिक रीजन भी हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत ऑकवर्ड है। हालांकि इसका जो रेशियो है अगर हम देखते हैं समाज में, तो काफी कम है। एक एक फ्रीडम चाहने के नाम पर, या आप कह लें कि कोई ना कोई ऐसा इम्पैक्ट उस माइंड पर आता है कि सडनली उनको इस एज में आके रियलाइज होता है कि हम एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। तो ये बड़ा ही ऑकवर्ड सा है। हालांकि इसकी जो दर है वो काफी कम है, लेकिन एक कंसर्न वाला विषय है कि अगर युवा पीढ़ी जिन लोगों को अपना रोल मॉडल मानती है और अगर वही इस रास्ते पे, तो उनको समझाना बड़ा मुश्किल है। तो ये बड़ा ही सेंसिटिव इशू है। आई थिंक इसमें एक मैं चीजें ऐड करना चाहूंगी। आजकल एक जज करने वाली जो जो परंपरा जिसको बोले, या ट्रेंड कर लीजिए ना, हर कोई दूसरे को जज कर रहा है। पीपल हैव स्टॉप्ड माइंडिंग देयर ओन बिजनेस। बिजनेस इसमें नहीं कि कहीं गलत हो रहा है तो माइंड योर ओन बिजनेस। अगर कोई किसी भी तरह, जैसे कई लोग तो खुलकर अपनी परेशानी इसलिए नहीं शेयर करते, उनको डर होता है कि शायद मुझे जज किया जाएगा या मुझे गलत समझा जाएगा। तो ये एक ओपननेस होनी चाहिए परिवार में। अगर आप परिवार के किसी सदस्य को, जैसा कि अभी अनीता जी ने बताया, कि उसके बिहेवियर में कोई चेंज देखते हैं, तो बड़े ही सहज और बड़े ही प्यार से उसको हैंडल करने की जरूरत है। आप सीधे उस पर अटैक नहीं कर सकते। ये क्या है, क्योंकि इससे चीजें जो है वो खराब ही होंगी। तो एक जज किए बिना किसी को समझना, और टू सी द अदर साइड ऑफ द स्टोरी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो किसी को कंफर्टेबल फील कराकर उसकी प्रॉब्लम को समझना और उसको सुलझाने में उसकी मदद करना, ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है। तो हम लोगों को एक जज करने की आदत की, ठीक है, वो लेडी अगर जो भी है उनको नशे की लत भी थी, तो हो सकता है कहीं ना कहीं, हम जितने भी केसेस होते हैं उनमें कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल रीजन होता है, रूट क्यों वो कॉज में खुल जाने की के, कोशिश करनी क्यों, चाहिए उसमें। हाँ, उनको जानने की, समझने की, और प्यार से। आप एक दिन में चमत्कार नहीं हो सकता है कि जो गलत रास्ते पे गया हुआ व्यक्ति है वो एक ही दिन में पलट कर आ जाए। आप पूरे परिवार को बड़े ही बहुत ही सहज और बहुत ही सौम्य तरीके से उनके साथ चलकर ही वो चेंज कर सकते हैं। एंड इट जी कैन टेक लॉट ऑफ टाइम, महीने ले सकता है, लेकिन आपको अपना धैर्य बनाए रखना है। अगर आप ऐसा कुछ भी देखते हैं,
फैमिली में, तो प्लीज डोंट लूज होप, उनके साथ रहिए, उन्हें समझिए, समझाइए। जी, अब समय से कम है तो मैं एक लास्ट में जब समझाने की हम बात कर रहे हैं तो अनीता जी, काउंसलिंग जब इन हालात तक हम पहुंचते हैं तो काउंसलिंग करने की जरूरत होती है और की जानी चाहिए अगर उनको लग रहा है। इसको बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि आप मनोचिकित्सक के पास जा रहे हैं तो आपके हालात ऐसे हो गए कि आप पागलपन की सीमा पर पहुंच गए। मनोचिकित्सा की जो कंडीशंस हैं उनको पागलपन से जोड़ना एक तो सबसे बड़ा जो गलतफहमी लोगों में है, एक तो ये सबसे बड़ा दिक्कत है। होता क्या है कि जब इस तरह के हालात होते हैं, सिर्फ उन दोनों के बीच में दिक्कत नहीं होती, उनके जो बच्चे होते हैं वो एक पूरे ट्रॉमा, उनकी जिंदगी भर के लिए एक ट्रॉमा उनके पास होता है। वो बच्चा जिसने अपने माँ बाप के बीच में ऐसे झगड़े देखे, एक दूसरे को मारते और एक दूसरे का कत्ल करते हुए देखा, तो आप सोचे कि वो अपनी जिंदगी में आगे उसको कितना इजीली लेगा या फिर उस ट्रॉमा के साथ चलेगा। क्योंकि इस तरह के जब भी हालात आते हैं तो उन लोगों के जब हम उनके इतिहास में जाते हैं तो उनका बचपन का कोई ना कोई ट्रॉमा या उनके परिवार का कोई ट्रॉमा उनके साथ कहीं ना कहीं अटैच नजर आता है। क्या आपको लगता है कि जो काउंसलिंग की जरूरत ऐसे हालात में आने पर पड़ रही है उसको हम शादी से पहले काउंसलिंग करवाकर उसको दूर कर सकते हैं? क्योंकि ये ट्रेंड मुझे लगता है कि अब ये इसे किस तरह से देखें हम हमारे भारत के परिप्रेक्ष्य में, क्या उनकी शादी से पहले अगर हम काउंसलिंग कर दें ताकि उनकी कोई क्वेरीज एक दूसरे को समझने को लेकर, और उनके कुछ अडल्ट मटेरियल्स हो सकते हैं जिनको लेकर उनकी कुछ क्वेरीज हो सकती है जो दूसरे से डिस्कस नहीं करें, क्या की जा सकती है और उससे इनमें कोई सुधार नजर आता है? अगर नहीं तो आपको क्या इसका समाधान नजर आता है? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, मानसिक बीमारियां बिल्कुल शारीरिक बीमारियों की तरह ही होता है। जैसे हमारे शरीर में कुछ रसायनों की दिक्कत हो जाती है तो शारीरिक बीमारी जैसे डायबिटीज हुआ, हाइपरटेंशन हुआ होती है, वैसे ही मानसिक बीमारियों में हमारे दिमाग के अंदर कुछ रसायनों का इम्बैलेंस हो जाता है। तो इसके अंदर होना ना होना किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के हाथ में नहीं होता, ना ये किसी माँ बाप से जेनेटिक आता है, मतलब एक कारण है, पर ऐसा नहीं कि माँ बाप में है तो बच्चों में आएगा ही आएगा। तो ये बात समझिए कि बीमारी किसी को भी हो सकती है और पूर्णतः ठीक होने वाली बीमारी है। तो ये डर मन से निकाल दीजिए कि हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो समाज क्या कहेगा। सबसे पहली बात समझनी है कि आप स्वस्थ रहे, आपका परिवार स्वस्थ रहे, क्योंकि मानसिक बीमारी ऐसी होती है कि अगर एक व्यक्ति परेशान होता है तो पूरा परिवार, आसपास का मोहल्ला सभी परेशान होते हैं। इसलिए आप डॉक्टर पे पास जाए, समय पर सलाह लें। दूसरी बात है प्री मैरिटल काउंसलिंग, बिल्कुल एक अच्छा सुझाव है। अगर हम प्री मैरिटल काउंसलिंग कराते हैं इनकी कि क्या वो मानसिक रूप से इस शादी के लिए तैयार या नहीं है। हाँ, कई बार क्या होता है कि सेक्सुअल अगर उनको कोई प्रॉब्लम है उनके बारे में वो खुल के पहले से बात करते हैं तो आगे आने वाली उनकी लाइफ है वो भी सही रहेगी। या उनके अंदर कोई प्रॉब्लम है कि मैं इस व्यक्ति से मतलब मेरे पर्टिकुलर कुछ सोच है, वो सोच से नहीं मैच कर पा रही है, तो मैं आगे जीवन में जा पाऊंगा नहीं जा पाऊंगा। तो प्री मैरिटल काउंसलिंग एक बहुत अच्छा सुझाव है। पर हमारे समाज में कितना अभी इस चीज के लिए तैयार है लोग, ये बहुत बड़ी कहने की बात है। क्योंकि यहाँ पे तो जब तक बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ नहीं जाती है तब तक व्यक्ति डॉक्टर के पास आने से कतराता है। इनफैक्ट कई बार तो अभी भी हमारे ये भारत की विडंबना है कि है ना, लोग डॉक्टर के पास आने से पहले झाड़ फूक, तांत्रिक, इन सब चीजों के अंदर पड़ जाते हैं, कंडीशन को बिगाड़ चुके होते हैं, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो मैं जन टीवी के माध्यम से यही एक लोगों से अपील करना चाहूंगी कि मानसिक बीमारी पूर्णतः ठीक होने वाली बीमारी है। सिर्फ कुछ दवाइयों से आप अपना जीवन अच्छे से गुजार सकते हैं। सिर्फ समय रहते लक्षणों को पहचाने और डॉक्टर से सलाह लें। बिल्कुल, देखिए हमारा जो मकसद था वो भी यही था कि पहली बात तो इस तरह के हालात ही ना आए, अगर आ रहे हैं पहचाने, क्योंकि ये कोई भी रिश्ता सिर्फ दो लोगों के बीच नहीं होता। और भारत में तो खास तौर पर भारत बना ही रिश्तों की बुनियाद पर है। यहाँ जो लोग आते हैं, यहाँ की संस्कृति, साहित्य और जो लोगों से एक दूसरे का जुड़ाव होता है, जिस तरह से अपनेपन से हम लोगों से मिलते हैं, मेहमानों से मिलते हैं, वो अपनापन और वो जो लगाव है वो हमारी पहचान है। ये हमारे परिवार में बना रहे, रिश्तों में बना रहे, हमारी आने वाली पीढ़ी को एक अच्छा मैसेज दे, हम एक दूसरे के बारे में ख्याल रखते हुए पूरी जिंदगी अच्छे से, खुशी से बिताएं। मकसद हमारा यही है। तो इसके लिए जरूरी है कि अगर इस तरह का कुछ आपको हालात नजर आ रहे हैं, चाहे परिवार में, पड़ोस में, कहीं पर भी, उनको नजरअंदाज ना करें, समझाने की कोशिश करें। अगर आपको लग रहा है काउंसलर के पास जाना चाहिए तो जरूर जाएं, ताकि आप अपनी जिंदगी को यूं ही खुशनुमा ना सिर्फ अपने लिए बल्कि परिवार के लिए भी बना सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। खास खबर में इतना ही। नमस्कार।